नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की पंचायत है और पंचायत में आज का विषय है कि हिंदुस्तान के कई पढ़े लिखे और प्रगतिशील मुसलमानों को अपना एक संगठन क्यों बनाना पड़ा, उनकी बुनियादी मांगे क्या हैं, सरोकार क्या है, चिंताएं क्या हैं। इस संगठन का नाम है इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। नाम से बहुत कुछ जाहिर हो गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े 4 लोग हमारे साथ इस पंचायत में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं शीबा असलम फहमी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और जेएनयू से पीएचडी भी कर रही है। जेएनयू सुनते ही लोगों के आधे कान वैसे ही खड़े हो जाते हैं। स्क्रीन पर दूसरे भाई साहब जो आपको लाल टाई में नजर आ रहे हैं वो मेजर शाह हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह। इंडियन आर्मी में रहे हैं, रैंक से समझ में आता है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक्टर हैं और भी कई तरह के हुनर के करतब के माहिर हैं। स्क्रीन पर जो आपको तीसरे व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो सईद शेरवानी है। सईद शेरवानी कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इनके कई होटल चलते हैं और जो होटल से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मेंबर रहे हैं। और अगली शख्सियत जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वो खैर उल निसा हैं और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ी हुई हैं। उसका पूरा जो हिंदुस्तान का कामकाज होता है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये 4 बहुत पढ़े लिखे तगड़े लोग हैं और हैं हमारे सवाल। पहला सवाल तो यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है। इससे पहले कि मैंने खूब सारे लोगों से सवाल मंगवाए कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छा बुरा आपके दिमाग में जो भी है उनको लेकर पूछिए खुलकर, थोड़ा जरा खुली खिली बातचीत हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी एजेंडे के। तो सबसे पहले ये बताइए ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया। देखिए, ऐसा था कि सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ से भी बहुत तरह की आवाजें आ रही थी जी। और उसी दौरान कोरोना का क्राइसिस भी सामने आने लगा और हम सब ये देख रहे थे कि तबलीगी जमात भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कोई तरीका नहीं था उस पूरे मीडिया में जो चल रहा था उसको रोकने का। और जो अंदर से जो एक डरे हुए लोग थे उनको लग रहा था कि अब उनका क्या होगा, कम्युनिटी के अंदर से जो लोग थे उनको लग रहा था। तो हम लोगों को लगा कि ये जो मीडिया में चल रहा है तबलीगी जमात का, इधर और उधर दोनों का, वो और साथ में जो ओवरऑल इश्यूज हैं जिसको लेकर के हम देखते हैं हर शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मीडिया में जो चलता है, उससे आजिज आकर के लोगों ने तय किया कि हम बैठते हैं, तय करते हैं कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए है। और ये जो लोग एक खास तरह के कपड़े पहन करके टीवी पे बैठते हैं उनको हम आम जिंदगी में बिल्कुल नहीं जानते, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते और वो सीधे आकर के किसी भी मामले पर, वो समाजियात के मामले पर, वो हिस्ट्री के मामले पर, वो साइंस के मामले पर, रोजगार के सवाल, हर मामले के हरफन मौला वो लोग होते हैं, जबकि वो बेचारे अपने जिस सेक्शन से वो आते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको भी नहीं जानते। तो एक हताशा के दौर में ये लगा कि नहीं, हमारे पास इतना सरमाया है लोगों का, शख्सियात का, कि हम उस पर काम करें, उनको साथ लाएं। और हमने सबसे पहला काम ये किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई करीब 30-40 लोगों की और सारे मीडिया हाउसेस को भेजी कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, आपको जब मुसलमान एक्सपर्ट चाहिए तो प्लीज उन्हें बुलाइए, हरफन मौला लोगों को मत बुलाइए क्योंकि वो जानते नहीं और उनके पास वो गुस्सा उनको आता है और वो जज्बाती रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर उसके बाद वो टीआरपी का जो एक खेल है वो शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे मीडिया का जो दौर एक चल रहा था, तबलीगी जमात, कोरोना, सीएए, एनआरसी और फिर दंगे, और इन सब के बीच में हम सब लोग जुड़े और हमने ये तय किया कि इनफ इज इनफ। हम रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है उसको गंभीरता से लें, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर सही लोग नहीं जाएंगे तो गलत लोग उस जगह को भरेंगे। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात कही, क्योंकि जब मैं भी ये टीवी की डिबेट्स देखता हूँ तो जो नुमाइंदगी करने के लिए लोग बिठा दिए जाते हैं और वो बातें करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, कलीग हैं, जो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, है ना, तो पर वो तो ऐसे नहीं है जैसे ये लोग बातें कर रहे हैं या इन लोगों से जैसी बातें करवाई जा रही हैं। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ शीबा जी। और अगला इसी बहाने चूंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात बताई, अब वो बात आगे बढ़ाते हैं। मेजर शाह, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस देश में
मुसलमानों से कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी, क्योंकि सभी में तो मैं भी आ जाऊंगा, कुछ लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, बांटते हैं। और आज के दौर में देशभक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने देश की सेना में सर्व किया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, जो मेरे जैसे नागरिक हैं, टैक्स देते हैं, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। बट इन जनरल यस, वी आर मोर ग्रेटफुल टुवर्ड्स आर्मी, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल हालात में करते हैं। आप जब ये सब चीजें सुनते हैं अपने इर्द गिर्द की, कि उसको घेर लिया कि वंदे मातरम बोलो, उसको घेर लिया ये बोलो, उसको बोला। भी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, इंडिया टुमारो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर है प्रदीप छिब्बर, उनकी बुक है। तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने एक जिक्र किया कि मैं होटल के बाहर खड़ा था, कुछ लोग आए, मिले और फिर भारत माता की जय चिल्लाने लगे, मतलब प्रोवोक करने के लिए। हाउ डू यू लुक एट थिंग्स मेजर शाह, जब इस तरह की चीजें होती हैं समाज में, जिनके वीडियो बना दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख देता है, नेता गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, कोई कहता है बोलूंगा, कोई कहता है बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मतलब मुझे दोनों ही समझ में नहीं आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो ज्यादातर तक वो नॉन कम्युनल है, वो कम्युनलाइज नहीं है। एक छोटा सा सेगमेंट है, कुछ लोग हैं जो, देखिए एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह पे मिलते हैं, हर कम्युनिटी के, हर देश में हर तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। बट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, थैंकफुली वो कम्युनल नहीं है। अब कुछ एक ऐसे लोग हैं जो किसी को घेर लेंगे, जैसे कि बकरीद ईद पे घेर लिया था और बोला कि आप बीफ लेके जा रहे हो, और उसको मारा पीटा। किसी को जबरदस्ती बोला कि जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाओ, जो कि बड़ा अच्छा शब्द है। जय श्री राम मतलब कि लॉन्ग लिव द लॉर्ड रामा, इट्स अ वेरी गुड टर्म। उसका मिसयूज करके, उसका दुरुपयोग करके लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उन सब चीजों को देख के दिल दुखता है वाकई में। और जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस देश में हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति देशभक्त है। हर कोई नागरिक, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी तरह से देश सेवा कर रहा है। जो डॉक्टर हैं, जो नगर पालिका के लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो ब्रेड अंडा देने के लिए आते हैं घर पे, जो अखबार वाले हैं, हर कोई अपनी तरफ से सेवा कर रहा है। जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने बोला कि ऐसे देख के क्या बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख तो मेरे को हुआ था जब 14 फरवरी पिछले साल 2019 में पुलवामा के हमले हुए थे, और बहुत बहुत दुख हुआ था। तो उस दैट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट एन ओपन लेटर। मैंने एक ओपन लेटर लिखा जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जिसकी 2 वजह थी खास तौर से। पहली वजह कि भाई मैं खुद मुसलमान हूं, हमको मत सिखाओ कि इस्लाम क्या होता है। कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ी है, मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी कंप्लीट पढ़ी है, ठीक है। अब ये है कि उस लेटर में मैं लिखा था कि जो जैश ए मोहम्मद कर रहा है वो दरअसल इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। वो यंग बेरोजगार लोगों को बहकावे में लेके उनका दुरुपयोग करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो कोई कॉज नहीं है, एक तरीके से वो एक तरीके का धंधा बन चुका है वहां पे, और उसका लोग, क्योंकि पूरी कौम उससे बदनाम होती है। दूसरी बात, अगर वो लेटर, और 10 मिलियन लोगों ने वो लेटर शेयर किया था, हर एक हिंदुस्तान का कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था, कोई एक ऐसा हिंदी, अंग्रेजी, लोकल, रीजनल, जिसने वो लेटर कवर नहीं किया हो। वो लेटर गूगल पे है, यूट्यूब पे है। तो और जब मैं देखता हूं कि एक पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, तो वाकई में दुख होता है। जैसे कि आप 70s में ले लीजिए, 70s में फिल्मों में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जहां पे दिखा देते हैं लेडीज लोग सिगरेट पी रहे हैं, बार में डांस कर रहे हैं, और उनका नाम सूजी या मैरी या इस तरीके से वो फीमेल वैम्स होती थी। वही दौर आया था फिल्मों की वजह से। तो एक पूरी कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लूंगा मगर सबको पता होगा वो किस कम्युनिटी को एक तरीके से वो अफेक्ट हो रहा था। दूसरी बात, आप फिल्मों में देख लीजिए, हर कोई बदमाश, हर कोई गुंडा, हर कोई विलन स्कल का कैप लगाए हुए, अब्दुल, अहमद, कादिर, गफूर, इस तरीके के नाम होंगे। और तो क्या होता है, एक पूरी कम्युनिटी एक तरीके से एक ही ब्रश से व्हाइट वॉश पेंट हो रही है, जो कि बहुत गलत काम है। और तीसरी बात,
क्योंकि तालीम की बहुत जरूरत है। खास तौर से देखिए, हमारा देश या हमारे, लेट्स एक्सेप्ट इट, हमारा देश थोड़ा पीछे था, बढ़ आए वो अलग बात है, लेकिन क्यों? उसकी खास वजह यह है, और वही चीज मैं बोलूंगा किसी भी कम्युनिटी की तरफ भी, क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। क्योंकि एजुकेशन की कमी है तो अच्छी जॉब नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही तो मतलब पैसे नहीं आ रहे ठीक से, और पैसे नहीं आ रहे तो आप एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इट इज अ विशियस सर्कल। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कौम या किसी भी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, तो एजुकेशन इज द की फैक्टर। ठीक बात है। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, एजुकेशन हुई नहीं हुई, क्यों हुई, क्या डिमांड की गई और क्या सप्लाई हुई, मदरसे का स्ट्रक्चर और जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्ट्रक्चर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर, विल कम टू दैट। सईद शेरवानी साहब, ये बताइए कि आप कॉरपोरेट सेक्टर से आते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में भी मुस्लिम रिलेटिवली बहुत कम नजर आते हैं हाई लेडर में। जी हाँ, मुस्लिम तो कम, जैसे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग काफी नजर आते हैं। दे आर, यस, है, वो कल्चरल चीज है। आई थिंक दे आर मोर, वो उस तरफ से बहुत ज्यादा बिजनेसमैन आते हैं, और वो हिंदू कम्युनिटी में भी आते हैं उस रीजन से, और मुसलमान कम्युनिटी में भी आते हैं। मगर ओवरऑल मैं समझता हूँ एम्पायर को ये भी एक हमारी एक चैलेंज है कि जैसे कि IAS IPS है तो सिर्फ 2% मुस्लिम उसमें है, तो हर सेक्शन में इंडियन सोसाइटी में मुस्लिम की नुमाइंदगी कम है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कम है। और इसीलिए ये जो एजुकेशन की बात एम्पायर करता है और अपलिफ्टमेंट को कम्युनिटी की बात करता है, विच इज वन ऑफ द चैलेंजेस जो एम्पायर जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है, वो इसलिए है कि नेशन बिल्डिंग में और हर तबके में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स नहीं हैं, बट उनमें बढ़ावा हो और हम और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुस्लिम कम्युनिटी को मिले, जिससे कि वो नेशन बिल्डिंग में अपना हिस्सा बता सकें। इसकी भी कोशिश एम्पायर करेगा और कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से इसलिए हम लोग ने सबने ज्वाइन किया। कई चीजें हैं, इसमें से एक ये भी है, upliftment of the Muslim community. May I add here? Yes, please. बोलो। While शेरवानी साहब सही बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एट द हायर लेवल, हम जब CXOs के लेवल में बात करते हैं उतना परसेंटेज नहीं है, बट हम कंट्रीब्यूट एज अ पॉपुलेशन, वी डू कंट्रीब्यूट, बिकॉज ब्लू कॉलर अगर हम देखें to a very large extent, if you look at the population of 17%, 3% is only educated amongst the Muslims, but the balance is in the blue collar category. Like जो भी skills है, mostly अगर आप देखेंगे, जो बहुत सारे craftsmen, weavers हैं, वो Muslims ही largely है। तो एक contribution तो है हमारे Muslims की, but what is generally what I believe is required, while yes, what Khalid said was education बहुत important है हमारे को, the education would open up a lot of opportunities for us, definitely, but it is also the perception, जो perception हम Muslims के बारे में है कि हम you know that हम जाहिल हैं, मतलब we don't have any reasoning, that is something that needs to get changed. And if you look at the perception about our religion, you know, whenever we talk about Islam, I have a lot of friends who actually pick up, जब भी उनको इस्लाम के बारे में डिस्कस करना होता है, या वो एक उठाते हैं 4 बीवियों का किस्सा, that is 4 wives, permission to marry 4 times, और jihad. This, and third is that we cannot eat pig, or we cannot eat pork, and drinking. These are the 3 topics which are at the top of the, you know, whenever our religion needs to be discussed. But there is much more than that, and it is our duty to actually talk about that. Look, when it comes to even 4 wives, there are conditions. What are the conditions that there are? We need to be clearing those perceptions. And Empower is a great platform, which I believe through which we can
create that change, help change that perception. We can create a lot of opportunities. There's a lot of empowerment of women, because औरतों को हमेशा इस्लाम में होता है पर्दा किया जाता, पर्दा जो कि है भी नहीं, वो परसेप्शंस चेंज करने हैं, एंड एम्पावर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। निशा, आप ये कह रही हैं कि इस्लाम में पर्दा नहीं है, शिवा? Yes, please. That's a very, I would say a different schools of thought, but the kind of parda that is actually spoken about and the parda which is there, there's a vast difference. पर्दा लफ्ज ज़बान का लफ्ज नहीं है जिसमें इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस्लाम में तसव्वुर है, एक कंसेप्ट है हिजाब का, और वो कंसेप्ट जो है उसका मतलब कोई कागज का या कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है जो सर पे रखा हुआ हो। कंसेप्ट हिजाब का मतलब है टू क्रिएट बैरियर बिटवीन द टू पीपल, ठीक है, हिजाब और सेग्रीगेशन पैदा करने के लिए। जैसे कि आज हमारे पास मेट्रो में वुमेन कोच होता है, फीमेल्स के लिए अलग व्यवस्था होती है, ठीक है, एक बैरियर वहां पर, एक हिजाब वहां पर भी क्रिएट किया गया है। हिजाब कहीं पर भी इस्लाम में कपड़े के, लिबास के को लेकर के नहीं कहा जाता है, सिर्फ उसके लिए ये लफ्ज है कि आप सेग्रीगेट करें, इस तरह से पब्लिक में नजदीक ना आए कि जिससे परेशानियां पैदा हों। और हम जब भीड़ में होते हैं, सब जगह होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमें एक सुकून का कोना मिल जाए या बस में मिल जाए या ट्रेन में मिल जाए तो हम उससे बहुत एम्पावर्ड में फील करते हैं, इजी फील करते हैं। तो लेकिन ये तो हिजाब का जो सवाल है वो मामूली सवाल है, क्योंकि हिजाब हो या ना हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि देखने वाले के परसेप्शन का मामला है। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे मुसलमान औरतें अपने रिलीजन को खुद अप्रोच करेंगी, वैसे वैसे वो खुद तय करेंगी कि वो अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टलाइज किस तरह करें, यानी कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह उतारे। वो कपड़े के टुकड़े से हिजाब करेंगी या वो उन कंडीशंस को पैदा करेंगी जहां पर वो ज्यादा सेफ्टी महसूस करें। ये सारा मामला एम्पावरमेंट का है। एम्पावर का जहां तक सवाल है, हम लोग, शिवा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि जब वो खुद अपने रिलीजन को अप्रोच करेंगी, आप क्या ये कह रही है कि अभी जो रिलीजन की व्याख्या कर रहे हैं तमाम मौलाना या दूसरे स्कॉलर, वो बहुत ही मेल सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन है? बिल्कुल। देखिए, हिंदू जैसे भारत के अंदर तो बिल्कुल भी मौलानाओं ने ये व्यवस्था पैदा ही नहीं होने दी कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां रिलीजन को रटने के अलावा उससे आगे बढ़ के उसको समझ सके। यानी कि कोई भी आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं पैदा किए गए जहां पर इस्लाम को उसके मफहूम के साथ और उसकी फिलॉसफी के साथ समझाया जाए। तो हम लोगों को इस्लाम जो मिला है वो पैट्रियार्की में लिथड़े हुए लोगों की मानसिकता के और उनकी जो शब्दावली थी उससे हमें वो इस्लाम मिला है भारत में। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अभी इस्लाम की जेंडर जस्टिस वाली व्याख्या होना ही बाकी है। जिस दिन वो व्याख्या होगी, और लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगी कि मैं लिंक्स वगैरह भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी पीएचडी इसी पर है, तो मुझे बहुत खजाना मिला हुआ है इस तरह के स्कॉलरशिप का। तो सवाल ये है कि आप जब जो एनलाइटेंड सोल होती है वो किस तरह से अपने जिंदगी के मसलों को वो इज्तिहाद करती है, वो रीइंटरप्रेट करती है, जिसकी इजाजत आम आदमी को मौलाना हजरात ने नहीं दी थी। तो जो मौलाना का इस्लाम है और जो इस्लाम विद कैपिटल आई है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क आपको सिर्फ इस बात से समझ में आ जाएगा कि ईरान में मैं जब गई तो 2:30 बजे रात में जब मैं तेहरान से इस्फहान बस से उतरी तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर महिला मिली जो मुझे हॉस्टल तक ले गई। और सऊदी अरब में अभी तक महिलाएं ड्राइविंग की इजाजत के लिए ही लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। दोनों जगह इस्लाम है, लेकिन वहां पर इंटरप्रेट हुआ है, वहां पर नहीं हुआ है। सऊदी अरब में महिला पुलिस होती है, दुबई में महिला पुलिस होती है, वो भी इस्लामी मुल्क है, और वो लैम्बोर्गिनी और तेज रफ्तार गाड़ियां चला रही होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस्लामी मुल्कों में भी अगर हम गौर करेंगे तो इस्लाम कई तरह से इंटरप्रेट हुआ है। महिला भी एक अपनी तरह से इंटरप्रेट करे, इससे मौलानाओं को बड़ी दिक्कत होती है। खैर, हमें उसकी परवाह नहीं है।
मुसलमान पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज इस पूरे जमघटे को, जो जिसको हम कहते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, बुनियाद पसंद लोग हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ चुका है और वो उनकी परवाह नहीं करता है। दिक्कत कब आती है? जब मीडिया बस उन्हीं को बुलाता है, मीडिया में कुछ और होता नहीं है। तो इम्पावर में हम लोग ना सिर्फ ये कर रहे हैं कि मीडिया को हम बताएं कि आपके पास दूसरा सरमाया भी है लोगों का जिनसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरनल क्रिटिक को भी इजाजत दे रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो एक खास तरह का विक्टिमहुड पाया गया है, एक खास तरह की बाड़े के अंदर रहने की मानसिकता है। जैसे हमारा एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो खाप पंचायत की तरह बिहेव करता है। वो अकेला बोर्ड है, अकेली संस्था है जिसने राइट टू एजुकेशन का विरोध किया। उसने कहा कि चाइल्ड मैरिज जो है वो राइट टू एजुकेशन का विरोध किया। राइट टू एजुकेशन का भारत में विरोध करने वाला अकेला इदारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। फिर मुसलमान लड़कियों को, नहीं एक सेकंड, उनका तर्क क्या था? मतलब पढ़ाई से उनको क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता, ये तो वो जो तालिबान का है, 2017 तालिबान का है, अफगानिस्तान में तालिबान का। द मोर यू भारत तो डेमोक्रेसी है ना, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। भारत तो डेमोक्रेसी है ना। 2017 में एफिडेविट में एक इदारा लिख रहा है कि औरतों के फैसले पर हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि वो कमतर होती हैं अकल में, नाकिसुल अक्ल होती है, वो हीन होती हैं अक्ल में। एक सेकंड, ये उन्होंने लिख के दिया है सरकार को कि औरतें अकल में कम होती है? अकल में कम होती है, जज्बाती होती है, उनके फैसलों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सब लिख के दिया एफिडेविट में। And what is ironical, Saurabh, is the fact that the first word of Islam is Iqra, which means education. The first word of Islam, Iqra. May I comment? Saurabh साहब, can I comment? जी बिल्कुल सर, आप ही लोगों को सुनने के लिए बैठा हूँ, बताइए। आप कैन आई कमेंट? देखिए, ये कह देना कि ये चीज सिर्फ मुसलमानों में है, ये मैं गलत समझता हूँ। पूरे इस रीजन में मर्दों ने औरतों के साथ जुल्म किया है, उनको दबा के रखा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। औरतों ने सालों से संघर्ष किया है अपनी जगह पाने के लिए, जो उनके हकदार हैं बराबर खड़े होने के लिए। मगर किसी भी क्लर्जी ने, चाहे वो हिंदू क्लर्जी हो चाहे वो मुस्लिम क्लर्जी हो, उसने औरतों को हमेशा पीछे रखने की कोशिश की है और करती गई है। मगर ये अब मैं भी जाता हूँ गांव में तो बड़ी बड़ी लंबी घूंघटें देखता हूँ जो बिल्कुल मुंह और सर कवर करते हैं। मैं भी ये देखता हूँ कि औरतों को अलग रखा जाता है, मर्द मीटिंग में आते हैं। मगर अगर आप इसको, कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, सवाल ये है हिंदुस्तान की हर औरत को वही हक मिलना चाहिए, चाहे मजहब उसका कोई भी हो, जो कि एक मर्द को मिलता है, और बराबर की जगह मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जो भी काबिलियत है उसको वो पूरा हासिल कर सके। इसकी तरफ हमारी समाज को जाना जो बात कह रहे हैं तो फिर यूनिफॉर्म, आई विल मुझे बताइए, फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आप किससे पूछ रहे हैं? आप सबसे पूछ रहा हूँ, चारों लोगों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहले बताया तो जाए कि क्या होगा। कोई कोड आया है, कोई चीज सामने रखी गई है जिसपे कोई डिबेट हुआ है? ये सिर्फ मुसलमानों को देख के यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों याद आ जाता है? आप इसको कोड को सामने लाइए, इस पे डिस्कस कीजिए, मुस्लिम लॉ को प्रॉपर समझिए और उसके जो अच्छी चीजें हैं उसको आप रखिए ऑल इंडिया लॉ में, मुस्लिम लॉ को भी रखिए, हिंदू लॉ को भी रखिए। सर आपने कहा कि मुस्लिम लॉ को समझिए, मैं मुस्लिम लॉ को समझूं या कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी को समझूं? आप कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी में और शरिया में मैं कोई भी वो नहीं देखता हूं कि डिफरेंस हो। हिंदुस्तान का संविधान आपको पूरा हकदार देता है कि आप रह सकते हैं एज यू वांट टू लिव। प्रॉब्लम है कि हमने इस्लाम को, हमने जो शरिया को गलत समझा है, ये मुसलमानों की प्रॉब्लम है और उनको इसको ठीक करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी, आपको हिंदुस्तान में रह के कभी भी अपने मजहब से नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, हिजाब पहने आप ना पहने, टोपी पहने आप ना पहने, दाढ़ी रखें आप ना रखें, आपको पूरी इजाजत है अपनी जिस तरह से आप जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान की देन है। मैं भी यही कह रहा हूँ शेरवानी साहब कि ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे और आपके पुरखों ने एक लंबी जिरह के बाद, बहस के बाद बनाया है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, हर नागरिक को जिसका कोई भी धर्म हो, कई बुनियादी चीजें दी गई। आप शरिया की बात करें, शिवा जी, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जिन दर्शकों को हमारे पता नहीं, आप पहले बताएं कि ये शरिया होता क्या है।
देखिए, एक तो शरिया का मामला हिंदुस्तान में ये है कि हमारे पास शरिया का कोई लॉ एज सच नहीं है जो कोडिफाइड, जिसको हम ये कह सकें ये शरिया है। हर जगह हमें क्योंकि पर्सनल लॉ अपनाने की और उसका पालन करने की इजाजत मिली हुई है, तो साउथ में शरिया कुछ और है, कश्मीर में शरिया कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, यूपी में कुछ और है। जहाँ के क्लर्जी, जहाँ के काजी जिसको जिस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं वही वहाँ का शरिया कहा जा रहा है। नहीं, शरिया होता क्या है? मैं बता रही हूँ। देखिए, शरिया विद कैपिटल एस इज डिफरेंट, जो कि कुरान है, कि कुरान में जो रास्ता बताया गया है वो शरिया है। बट शरिया विद मल्टीपल स्मॉल एस, हर मुल्क में दुनिया के और एक मुल्क में भी कई तरह के शरिया ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि 3 तलाक का मामला था, शियों में कोई 3 तलाक नहीं होती, वो उनका शरिया है। दाऊदी, बोहरा, मेमन, खोजा, आगा खानी, अहले हदीस, इन सब में कोई 3 तलाक नहीं होती है कभी भी, ये उनका शरिया है। जो सुन्नियों का जो एक सेक्ट है उसमें 3 तलाक हो रही थी, ये इनका शरिया है। तो शरिया के मल्टीपल, आपको शरिया मतलब रिलीजियस कानून नहीं, राह, शरा का मतलब राह, द वे हाउ टू, मतलब जो आपको जिस डायरेक्शन में जाना, जो लिटरल मीनिंग है, अरेबिक मीनिंग है शरिया, उसका मतलब है कि डायरेक्शन, राह, रास्ता, ये है उसका मतलब। अच्छा। अब रास्ता जो इस्लाम ने बताया, तो रास्ता जो इस्लाम ने बताया है उसके इतने वर्जन है सारी दुनिया में कि आप उसको अगर लिस्टिंग करने बैठेंगे तो आपको हैरत हो जाएगी कि जो इतनी तरह से मल्टीपल तरह से इंटरप्रेट हो चुका है, उस शरिया को एक बार और नारीवादी दृष्टिकोण से इंटरप्रेट करने में मौलानाओं को इतनी दिक्कत क्यों है। लेकिन चलिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत में शरिया लॉ नहीं है, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो कि भारत की संसद ने बनाया है। जो लॉ भारत की संसद बना सकती है वो उसको अमेंड भी कर सकती है, वो उसको फिर बदल भी कर सकती है, उसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस भी कर सकती है। तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, भारत में शरिया नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अब मेरा ये कहना है, ये जो पूरा यूसीसी का जो डिबेट होता है उसमें अब 3 तलाक का जो कानून आ गया, उसकी वजह से हमें एक राहत ये मिली है कि हलाला के मामलों में भी हमें बड़ी राहत मिली है। तो क्योंकि 3 तलाक की वजह से ही हलाला हो रहे थे, तो ये हलाला क्या होता है? आपको बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में। मैं बता दे, अगर आप मौका देंगे तो मैं बता देती हूँ। प्लीज। देखिए, इस्लाम में अगर आपके यहाँ तलाक हो जाए तो तलाक जब वाक़ई हो जाती है तो वो परमानेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी आप अपनी तलाकशुदा बीवी से दोबारा शादी नहीं कर सकते। तो लेकिन आप आजाद हैं किसी और औरत से शादी करने में, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो किसी और की तलाकशुदा हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब गुस्सा गर्मी में तलाक होती है, अब जब रिपेंटेंस का दौर आता है कि अब किसी तरह वापस आ जाए, तो उसको किसी और की बीवी डिफाइन करने के लिए पहले उसका निकाह किसी और से करते हैं, फिर उससे तलाक करवाते हैं, और फिर उसके बाद ये कह के कि अब वो किसी और की तलाकशुदा है, मेरी तलाकशुदा नहीं है, वो मेरे ऊपर अब हराम नहीं है, अब हलाल हो गई। ये हलाला निकाह होता है, जो कि जब तय करके होता है तो एक तरह का क्राइम बन जाता है और एक शोषण का तरीका बन जाता है। तो इस्लाम के एक इस सजा को कि अब आप जब एक बार अलग हो गए परमानेंटली तो दोबारा साथ नहीं आ सकते, लेकिन आप किसी और की बीवी या किसी और के शौहर से शादी करने के लिए आजाद हैं, इसको इस तरह से क्रिस्टलाइज किया गया है एक बुराई के तौर पे। तो हलाला शादियां होती हैं, और उसमें वो बहुत घिनौना सिस्टम था। उसमें क्या होता था कि कोई साहब अपनी बीवी को दोबारा उससे गुस्से गर्मी में शादी हो गई, किसी ने बहका दिया, शक हो गया, शराब के नशे में किसी वजह से हो गई, सास ने कुछ कह दिया, नंद ने कुछ भड़का दिया। तो उसमें जब ऐसी हालात में जब होते थे, जब उनको लगता था मेरे बच्चे कौन पालेगा, मेरा घर बर्बाद हो गया, या उसकी गलती नहीं थी, अब उसको वापस लाना है, तो वापस लाने का चोर दरवाजा हलाला बन चुका था। 3 तलाक ने मौका दिया कि आप गुस्से में तलाक नहीं दे सकते। अब आपको 3 महीने का गैप है जिसमें आपको पूरा सोचने का टाइम मिलेगा। आप अगर नशे में है तो नशा उतर जाएगा, गुस्से में है तो गुस्सा उतर जाएगा। तो 3 तलाक के खत्म होने से हलाला की कुप्रथा पर कुठाराघात अपने आप हो गया है। अब बचा, देखिए यूसीसी का जो सवाल है, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया उसको लेके ना घबराया हुआ है ना परेशान है, क्योंकि अभी जो हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कि लोग शादी करते हैं कोर्ट में जाकर के, वो एग्जैक्टली उसका जो मॉडल है वो निकाह का मॉडल है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आप साइन करेंगे, आपका एक गवाह होगा और आपका विटनेस होगा, यही निकाह में होता है। तो हम लोग घबराए हुए नहीं हैं, लेकिन कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट सामने आए तो पूरा देश उस पर बात करेगा, हम भी बात करेंगे। जो चीज हमने देखी नहीं, ना हम उससे खुश हो सकते हैं ना हम उससे डर सकते हैं।
बिल्कुल, बुनियादी बात। मेजर शाह, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? ये सौरभ भाई, आई वुड से कि देखिए, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को खुद ना बदलते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। सन 2006 में, 2005-2006 में मैं नागालैंड में पोस्टेड था आर्मी में। तो वहाँ के जो नागा थे नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में, आप जानते हैं कि आर्मी को बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है वहाँ के आवाम से। तो जो नागालैंड के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, मैं उनके बीच में उनके ढल गया। मैं नागामीज भाषा सीखी, उनके कल्चर अपनाए, उनसे दोस्ती करी। तो मुझे ये कहा जाता था कि आपको देख के लगता नहीं कि आप फौज से हैं, आप तो हम में से हैं। तो मैंने कहा भाई, आपका मतलब क्या हुआ कि आप फौज में से नहीं, आप हम में से हैं? हम एक ही वतन के लोग हैं और हम यहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए हैं, नहीं कि आपके खिलाफ जाने के लिए। उस तरीके से धीरे धीरे करके हमने उनका कॉन्फिडेंस जीता। अब आप देखेंगे, अब इतनी वहां पे वो नहीं है, एनिमोसिटी नहीं है फौज को लेके। धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कदम शुरू होता है। वैसे ही इम्पार में, जैसे अभी शिबा आपा ने बताया, शिवानी साहब ने बताया, खेम साहब ने बताया कि हमने कहा कि भाई जिस तरीके के लोग आते हैं टेलीविजन पैनल्स पे और बताते हैं, तो हम उनसे इत्तेफाक अक्सर नहीं रखते हैं और वो हमको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और नहीं, ये तो मुझे देखिए इसका बड़ा लाइव एग्जांपल मिल गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके एक सोशल मीडिया में बड़ी ऊपरी सी बहस होती है, लेकिन जैसा शीबा ने समराइज करते हुए कहा कि भाई ड्राफ्ट आएगा, देखेंगे, मैं अभी से क्यों भड़क जाऊं, क्यों डिफेंड करूं या अपोज करूं। तो बिल्कुल है ना। और ये हर चीज पे ही लागू होता है। कई दफा क्या होता है कि कौवा कान नहीं उड़ा, कान नहीं देख रहे, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। एक बात कहनी पड़ेगी कि देखिए, मुझे एक 30 साल के लड़के ने, मेरी उम्र 60 साल है, मेरे एक 30 साल के उम्र के लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने मुझसे कहा कि अंकल ये बताइए, कभी ऐसा भी था कि ये माहौल इतना कम्युनल नहीं हुआ करता था? तो मैंने कहा, मेरी जवानी में ऐसा माहौल नहीं था जो आज है। ये एक हकीकत है। हिंदुस्तान के ना हिंदू कम्युनल है, हिंदुस्तान का ना मुसलमान कम्युनल है। आज हिंदुस्तान की सियासत कम्युनल है, और जब तक हम कास्टिस्ट और कम्युनल सियासत करते रहेंगे, तब तक मुझे हिंदुस्तान के सियासतदानों से वो उम्मीद नहीं है जो हिंदुस्तान के आवाम, हिंदू और मुसलमान से उम्मीद है कि ये दौर खत्म होगा, हम मिल के चलेंगे और हम अपनी परेशानियां हैं या हमारे समाजों में जो कमजोरियां हैं उसको हम दूर करें। क्या कमजोरियां हैं? जैसे शिक्षा की बात होती है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं लोकसभा का बाई इलेक्शन कवर करने के लिए कैराना गया था, वेस्टर्न यूपी में। और वहां पे मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो लोहा पीट के जो खेती में औजार इस्तेमाल होते हैं उनका काम कर रहे थे, बड़े गरीब थे। तो उनसे खूब तसल्ली से बात हुई, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, अच्छे से 25-30 मिनट की एक प्रोफाइलिंग टाइप से बताने लगे कि साहब इतना कमा पाते हैं, ये परेशान करता है, ये भी करता है, इतने बच्चे हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, है ना। तो गरीबी और शिक्षा का स्तर, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइए कि मदरसों में पढ़ाई का स्तर कैसा है? क्या आप में से किसी के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक बात। जो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अभी इंसाफ से पहले वो आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब। उन्होंने अपनी तालीम शुरू की थी एक मदरसे से। सरदना में एक मदरसा है, वहां पे वो अपनी तख्ती लेके जाते थे और अपनी तालीम शुरू करी मदरसा से, और वो बने इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के मेंबर। अभी हाल ही में वो प्रो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि मदरसों में गलत तालीम दी जा रही है, नहीं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खास तौर से जनरल शाह साहब ने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया था। ब्रिज कोर्स क्या है? कि मदरसा स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से मिलाना, उनको दुनियादारी के बारे में सिखाना, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स के बारे में सिखाना। जैसे कि कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर भेदभाव नहीं समझता है, जात पात नहीं समझता है, किसी का नाम नहीं समझता है, वो सिर्फ काबिलियत समझता है। जैसे कि हमारी रोजी की जबान हम सब जानते हैं, हिंदी, उर्दू अपनी रीजनल भाषा है, मगर फैक्ट की बात है, हम कितना भी मना कर दें, हमारी रोजी की जबान तो अंग्रेजी है एट द एंड ऑफ द डे।
सिमिलर मेजर शाह मेरा सवाल शायद मैं स्पष्ट नहीं कर पाया। नहीं, मैं समझ गया, आपने नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। मेरे स्कूल में कई टीचर थे जिन्होंने शुरुआती पढ़ाई, वो बड़ी अच्छी उर्दू लिखते थे। उन्होंने कहा सर आप तो जूलॉजी के टीचर, इतनी अच्छी उर्दू कैसे आती है? बोले बेटा मैं शुरू के 2-3 साल मदरसे में पढ़ा, है ना। अब शुरू के 1-2 साल मदरसे में पढ़ना, पूरी पढ़ाई मदरसे में करना। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मैं जानना चाहता हूँ, और इसमें कोई वो नहीं कि मैं कुछ आपसे निकलवाना चाहता हूँ, ये टीवी की छिछली डिबेट नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मदरसों का सिलेबस कैसा है, कौन डिसाइड करता है? और आपने खुद कहा कि एक ब्रिज कोर्स की जरूरत पड़ी, है ना। जी शिवा जी। अब ऐसा है कि मैंने उर्दू काउंसिल, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया, और मेरा काम था जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसकी किताबें तैयार करवाना। और वो किताबें एनसीईआरटी के किताबों को मॉडल बना करके उर्दू के जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, उनको बिठा करके उनको मुंतकिल किया, यानी उनको ट्रांसलेट किया मदरसों के लिए एनसीईआरटी की किताबों में। हुआ क्या कि जब वो किताबें गई तो ज्यादातर मदरसों ने उनको रिजेक्ट किया अपने निसाब में, अपने सिलेबस में लाने में। और उसके बाद एक दूसरा लम्हा आता है जब सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने की बात हो रही थी, उस समय भी एक रेसिस्टेंस पैदा हुआ कि हम सेंट्रल मदरसा बोर्ड को अपोज करेंगे। अगर सेंट्रल मदरसा बोर्ड जैसी कोई चीज बन जाती तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता, उसमें यह तय होता कि निसाब क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसमें का एक सिलेबस का एक ऑडिट जो बहुत जरूरी है। देखिए साइंस में कितनी बातें बदल जाती हैं 10 साल में, हिस्ट्री में कितने नए बातें जुड़ जाती हैं। तो जो एक एकेडमिक ऑडिट होता है वो एकेडमिक ऑडिट होना चाहिए, वो होता। और सबसे बड़ी बात है जो अकाउंटिंग है, जो फंड्स की अकाउंट है वो होता। तो सिर्फ इस वजह से कि फंड्स की जो अकाउंटिंग है और ऑडिटिंग है वो भी हो जाएगी, ज्यादातर उन लोगों ने जो मदरसे चला रहे थे उन्होंने इसको रेसिस्ट किया और ये होने नहीं दिया। और ये कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी का कोई एजेंडा था या ऐसा कुछ नहीं, ये यूपीए के दौरान की मैं बात बता रही हूँ आपको। मेरा ये कहना है कि राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद और ब्रिगेडियर जमीरुद्दीन ये सब मदरसे से जरूर आए थे, लेकिन आज के दौर में एक इंस्टीट्यूशन को हेल्दी रखने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो वहां इंट्रोड्यूस जरूर होना चाहिए। खुद मुसलमान करें ज्यादा अच्छा है, फिर कोई ऊपर से आके करेगा, फिर आप विक्टिम बन जाएंगे, आपको परेशानी होगी। लेकिन अभी आप अपना एकेडमिक ऑडिट भी कीजिए, फाइनेंशियल ऑडिट भी कीजिए, और ओवरऑल आप देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसकी बहुत सख्त जरूरत है। तो मुझे एक बड़ी बुनियादी चीज, हाँ मैं एक सामने फैक्ट लाना चाहता हूँ जो मुझे भी नहीं मालूम था, बट इम्पायर ही की एक मीटिंग में एक हम मदरसों के कुछ लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि साहब हिंदुस्तान का 4% मुसलमान जो पढ़ता है उसका सिर्फ 4% मदरसे में पढ़ता है। और ये एक फिगर मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अगर हम समझते हैं कि मुसलमान के 50%, 30%, 40% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं तो वो एक सही फिगर नहीं है। शेरवानी साहब, यहाँ पे मैं आपको बीच में टोक के ये बात अगर गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि पढ़ता तो 4% है, पर यही 4% जाके सारे रिलीजियस सेक्ट्स को, सारे रिलीजियस प्लेसेस को हेड करता है, वहां से सरमन डिलीवर करता है और एक खुदमुख्तारी करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सईद शेरवानी, खैरुलनिसा, मेजर शाह, शीबा फहमी, मैं इनके रिप्रेजेंटेशन को मानूं जो कि पढ़े लिखे हैं, कोई आईआईएम से पढ़ा है, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हेड कर रहा है, कोई होटेलियर है, दुनिया देखी है, खुले दिमाग के लोग हैं, आलोचना करने सुनने को राजी हैं, हर चीज के लिए किसी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं भागते, हर बात पर विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। दे वांट टू कम्पीट, दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री। वो इस कम्युनिटी की और इस मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, या वो लोग करेंगे वो जो 4% वहां पर पढ़ रहे हैं, जो धार्मिक तालीम से आगे दुनिया को देख नहीं पाए। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को कौन सा मानूं, वो 4% जो मुसलमान से नफरत करते हैं, वो 4% जो बात करते हैं इनको बाहर निकालने की, इनको सेकंड क्लास सिटीजन करने की, इनको पाकिस्तान भेजने की, या उस 96% की जो कि हमारे साथ मिलके, हमें भाई मान के,
हमारे साथ रहता है। सर ये सर थोड़ा सा सर ये परसेप्शन लॉजिक, की बात ये है। लॉजिक ट्विस्ट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सिलेबस, उसको 4% की पढ़ाई। सौरभ साहब मेरी बात सुन लें आप प्लीज। 4% को इम्प्रूव करना है, जो शिबा ने कहा कि इस मदरसों को सेंट्रल बोर्ड बना के करना, आई एम फुली 100% आई एग्री विद शिबा, बिल्कुल सही बात है। बट मैं ये कहता हूं कि एक प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के जितना है उससे ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। ये भी बात है कि जो रिक्शे वाले हैं, पंचर बनाने वाले हैं, जो गरीब से गरीब तबका है मुसलमानों का, जो सबसे कम भी, वो जाता जरूर है। और अगर आरिफ मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि उलमा कैसे बनता है हिंदुस्तान में, मौलाना कैसे बनता है, कौन सी डिग्री से लेता है। मैंने जो टीवी पे आते हुए लोग देखे नेशनल टीवी पे, मैं नहीं समझता कोई वो लर्नेड इस्लामिक स्कॉलर आते हैं। वो लोग आते हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। एब्सोल्युटली। मगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ सौरभ जी, मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है। मेरा you know, my majority of my life has been from Kashmir and I'm a Muslim from Kashmir. मैंने जितना देखा कि वहां पे लड़कियां भी, you know, and I'm married in Kanpur, I was married in Kanpur, so मैंने देखा है stark difference, and for me it was like the Indian Muslims and the Kashmiri Muslims. Unfortunately वो political भी कभी nuances में जाता था, but for me it has always been the Kashmiri Muslims have always empowered their women and have always educated their women. शायद उनका लड़का नहीं पढ़ता, मगर लड़कियों को वो जरूर पढ़ाते। I am one of that example, you know, जहाँ पे उन्होंने बेटी को पढ़ाया। मेरी बहन my sister is a doctor. I don't know anybody in my family who's a girl and who's not studied, has a postgraduate degree with her, is working. कहीं पे भी उस पे इस्लाम नहीं लाया कि इस्लाम के नाम पे उसको बोला नहीं गया कि घर में बैठो। इनफैक्ट हमें बोला गया बाहर जाओ, आगे compete करो। सिमिलरली ये सिर्फ मेरे घर के साथ नहीं है, 99% ऑफ कश्मीर में मैं देखती हूँ कि वहां पे लड़कों को भी और लड़कियों को भी एजुकेशन काफी दे रहे हैं। Whereas when I looked at the Indian side, you know, the rest of the country other than Kashmir, I do see that there is a marked difference. जब मैं वहां पे schools भी देखती हूँ, अगर NCERT है या CBSE के schools हैं, कश्मीर has Muslim majority, yes, मगर वहां के schools ताकि बहुत ही modern education देते हैं, but उसमें उन्होंने कुरान का और इस्लामिक चैप्टर भी रखा है, सब्जेक्ट भी रखा है। You know, they've balanced it out. I do see that. मैं मदरसों की बात नहीं कर रही हूँ, कश्मीर के मदरसों की बात नहीं कर रही हूँ, but general overall mainstream schools की बात कर रही हूँ, like DPS, like GD Goenka and others big good schools from Kashmir. They are providing Islamic education, but that's an additional subject for them. So there's a balance which they have created. Maybe that is something that needs to be looked at by the schools which are run by Muslims or are run by the madrasas, that आप mainstream education provide करें और फिर Islamic study को ignore नहीं करें। In Kashmir, it's beautifully being done. बिल्कुल, I can vouch what you said, Karunnisa. मेरे दोस्त हैं और जो आंटी है वो जॉब करती है, मतलब उनसे बात करते हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया है। और चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई कानपुर में हुई है, तो मैं जिस दुनिया का आप जिक्र कर रही थी अपनी ससुराल वाली, उससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरा थोड़ा वक्त की पाबंदी है, मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे और एक दूसरे को सुनते रहेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा संक्षेप में, सईद शेरवानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उसको मैं आगे बढ़ा के ये बोलूंगा कि एक फिल्म आई थी खुदा के लिए, उसमें नसीर साहब ने एक लाइन कही थी, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। Fantastic. Yes. That was a proper representation of how Islam is being represented. Like exactly. I said, Iqra is the first word of Islam, which means education. I can add to that. इस्लाम में पर्दा है मगर पर्दे में इस्लाम नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन है हमारे मजहब की, बहुत ज्यादा मिस रिप्रेजेंटेशन है। बहुत मैं इसको मानती हूँ कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा मिस एडॉप्शन है। मुसलमानों ने, आम मुसलमानों ने जिस तरह इस्लाम को अडॉप्ट किया है और जो वो दिखाते हैं दुनिया वही देखती है। आप अच्छा दिखाएंगे, आपको देख के खैरुल कोई नहीं कहेगा, शेरवानी साहब को कोई नहीं कहेगा। तो ये मिस एडॉप्शन हमारा है, हमें इसको ओन करना चाहिए। हमें अपने से जो कमजोर तबके हैं उनके बीच में जाके काम करना चाहिए, जो कि इम्पायर कर रहा है। तो ये जो हाइजीन का सवाल है, जो पब्लिक बिहेवियर का सवाल है, ग्रूमिंग का सवाल है, और हमारे इलाके मुसलमान पढ़ा लिखा शरीफ मुसलमान भी मुस्लिम इलाके में नहीं रहना चाहता, ये हालत कैसे बनी है, इसके ऊपर इम्पायर काम कर रहा है। और हम अंदर भी नजर डाल रहे हैं और बाहर भी नजर डाल रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ फौज का। फौज में कोई मजहब नहीं है, कोई मुसलमान हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, एक धर्म है, वो है इंडियन आर्मी, वो है देश सबसे पहले। और हमारा होता है सर्वधर्म स्थल, मतलब कि एक होती है मंदिर परेड। तो मैंने एक मुसलमान होके, मैं राजपूत पलटन में था, हम लोग दशहरा के टाइम पे बलि करते थे, वो भी मैंने करी है। मेरे को करनी माता आरती आती है, दुर्गा माता आरती आती है। मैं अमृतसर में रहा हूँ 1 महीना, गोल्डन टेम्पल में, वहां पे झाड़ू पोछा, जूठे बर्तन साफ करना, मतलब मैंने 6 बजे की पगड़ी बांधनी आती है मेरे को। बड़े दिल की बात होती है, ये एक्सपोजर से आती है। जो मुझे तो शाह साहब आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसा धर्म है जो कोई किसी दूसरे धर्म से इतनी जल्दी खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि ये सारा जो विक्टिम वाली चीज है ना, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है अल्लाह अकबर, ठीक है। अब मैं अगर पॉपुलर मीडिया में जमा रही अल्लाह अकबर बोल रहा है, अरे अल्लाह अकबर का अर्थ है ईश्वर महान है, और ये चीज तो हर धर्म में कही गई, लेकिन पता ही नहीं है। जो आपने कहा ना कि लोगों को पता नहीं। 1999 में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक पलटन थी, एक बटालियन थी, जिन्होंने कारगिल का एक पीक दुश्मन से हमने कैप्चर किया था, और अल्लाह अकबर के नारों से। मैं वही चीज कह रहा हूँ हमने सौरभ साहब, मैं अग्री करता हूँ, हमने तो बड़ी गलतियां की। हमने आदाब को अस्सलाम वालेकुम कर दिया। अच्छा हाँ, मैं यही दूसरा मैं इस पे आने वाला था कि खुदा अल्लाह हाफिज कर दिया, रमजान को रमजान कर दिया, ये क्या है चक्कर? खुदा हाफिज, ये अरबाइजेशन है, अरबीकरण है इस्लाम का, भारतीय इस्लाम का अरबीकरण है। और अरबी कल्चरल साम्राज्यवाद का द्योतक है ये, कि जो कुछ अरब में होता है वो इस्लामिक आइडियल टाइप है और उसको ही मानना चाहिए। ये जो वहां नौकरी करने गए लोग वहां से आए सीखकर, और वो बताने लगे आकर के कि ये ज्यादा अच्छा इस्लाम हमें पता है। तो हमारा जो पर्शियन स्टाइल का जो इस्लाम था, जो हमें सेंट्रल एशिया से आया था, अब उसका अरबी और पर्शियन से ज्यादा तो अब वो इंडियन इस्लाम है ना भाई। अब वो इंडियन इस्लाम है, अब वो इंडियन इस्लाम है। तो अभी उर्दू भी, जो लोग उर्दू बोलते हैं वो बड़ी अरबी ज़्यादा उर्दू बोलने लगे हैं। तो ये जो मुश्किल पसंद लोग हैं उन्होंने चीजों को ये कर दिया है, और हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं हमेशा खुदा हाफिज और रमजान और इन बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। We have given stress on the rituals rather than the core. The core of Islam, if you look at it, is humanity and peace. That's the core of our religion. हमने क्या किया? हमने rituals को ज्यादा बढ़ावा दिया है। हमने बढ़ावा दिया अपनी अपीयरेंसेस को, अपने कल्चर को हमने चेंज किया है। अरेबियन कल्चरल इंपीरियलिज्म बहुत है। That has been the core problem, you know, that has created identity crisis. Islam does not have anything to fear. Muslims do not have, it is our own incompetence, our own fear, our own insecurity, जिसको हम रिलीजन का नाम देते हैं। अच्छा, मुझे चूंकि ये बहुत सारे, आज पहला सेशन था आप लोगों के साथ, पहली दफा मुखातिब थे, तो हम लोग कई टॉपिक टच करने की कोशिश की। आप करुण साहब जब बीच में एक जवाब दे रही थी तो एक शब्द आया था जिहाद। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी बहुत सवाल पैदा करते हैं। वो कुछ घिसे पिटे जुमले हैं जो बोले जाते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। इस तरह के जुमलों की सोशल मीडिया पर बाढ़ रहती है। फिर रेफरेंस लाए जाते हैं कभी ISIS के, कभी तालिबान के, इस तरह। तो आप लोग क्या लगता है, हाउ डू यू लुक एट दीज थिंग्स? ये जिहाद का असल मतलब होता है स्ट्रगल। अगर हम आपसे वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हमारा जिहाद है एक तरीके से। अब उसको ऐसा मिसरिप्रेजेंट किया गया है
कि किसके द्वारा जिहाद करें, ऐसा जिहाद का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, ये मिस रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए। मीडिया मतलब एक माध्यम से जो आम आवाम देखें और समझें। अगर कोई भी, अगर आपने मेरा वो ओपन लेटर पढ़ा होगा, यू ट्रूली आर दी एनिमीज ऑफ इस्लाम में लिखा है जैश ए मोहम्मद को, उसमें क्लियरली जिहाद का मतलब समझाया है, ट्रिपल तलाक समझाई है, सब पर एक एक शब्द, एक एक चीज। अनफॉर्चुनेटली निका मूवी ने तलाक 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 को प्रमोट कर दिया, which made it, you know, actually made it कि इस्लाम में या मुस्लिम्स तलाक ऐसे ही देते हैं. That was the Nikah movie. I always blame that movie for that talak thing. If I may say, Shah, if he is on the border fighting to save his country and he passes away, he is a mujahid. As per Islam, he is a mujahid because he's fighting to give his life for his country. That is jihad. The fight that if I have any vices, if I have any, if I have smoke, I drink, I have do drugs, and the struggle that I do to leave away those vices or those addictions in the name, because God does not like any addiction, that struggle is jihad. हम अपना तो पर्सनल जहाद सोचते ही नहीं है और बाकी जहादों की बात करते हैं. जिहाद जो है वो अगर कोई समूह करेगा तो उसके लिए स्टेट की सैंक्शन चाहिए. यानी अगर जिहाद कभी होना है, जिसको स्ट्रगल कहते हैं, आर्म्ड स्ट्रगल कहते हैं, वो सिर्फ स्टेट सैंक्शन कर सकता है. भारत में जिहाद का कोई तसव्वुर इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है. और भारत में कभी भी जंग होगी, कुछ होगा किसी मुल्क से, वो जिहाद नहीं होगा, वो जंग होगी. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, जो इंडिविजुअल का जिहाद है वो सिर्फ अपने आप से अपनी बुराइयों से लड़ाई कर सकता है. इसके अलावा उसके पास कोई इस्लामिक ऑप्शन नहीं है. एक बात याद रखनी है कि इस्लाम में आपको खून खराबे की इजाजत नहीं है. एक इंसान की आप जान नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आप अपने बेटे के कत्ल का भी बदला नहीं ले सकते. ये स्टेटेड है. आप कब हथियार उठा सकते हैं? जब आपको लगे कि ये स्टेट का काम है, स्टेट आपसे कहता है कि अब ये इसको हक के लिए तुम्हें हथियार उठाने, तभी तुम उठा सकते हो. तो ये इतना ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड है विद इन मुस्लिम्स. नॉट ओनली कि मीडिया ने तो किया है, तो हमने मौका दिया तब किया है मीडिया ने. तालिबान तो मीडिया ने नहीं बनाए थे ना, तालिबान तो बने थे ना मुसलमान. और उनके ऊपर कौन सा इस्लाम हावी था? उनके ऊपर वही इस्लाम हावी था. वो तो बिजनेस चलाते हैं, इस्लाम का बिजनेस जो चलाता है वो तालिबान, जैश मोहम्मद हुई है. But religion is the best business if you look at it. बिल्कुल, session free, demonetization free, everything free. You know, that's religion. That's the card which is usually played for by political parties. अच्छा, ये मौका मुसलमानों ने ही दिया था जब उन्होंने हथियार उठाए और अपनी हर क्रिमिनल एक्ट को उन्होंने जिहाद का नाम दिया. यहाँ तक कि हम पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं कि किस किस तरह का क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज भी जिहाद कहते हैं, बेशर्मों की तरह. तो हम लोग ये बात जानते हैं, हमने भी मौका दिया है, सिर्फ मीडिया ने नहीं किया. मीडिया का काम है, अभी सुशांत सिंह राजपूत का आप देख रहे हैं मीडिया क्या कर रहा है. वहां तो कोई मुसलमान नहीं है. मीडिया का काम, अगर वो एक 24 घंटे का वो जो चैनल है उसको चाहिए, वो एक शैतान की आंत है, उसको हर वक्त खाना चाहिए. वो ये नहीं होगा, कुछ और होगा. आप मौका मत दीजिए. तो मौका ना दिया जाए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, एंड आई रियली लाइक द स्पिरिट ऑफ दिस डिस्कशन. यू गाइस आर वेरी, मतलब वो समझ में आ रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितना यकीन है और कितना आक्रोश भी है कि ये कितने वक्त से ये चीजें भीतर दफन हैं, दबी हुई हैं. या माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट लूंगा आपका. आक्रोश की बात नहीं हुई. बात ये है कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2 दिन पहले मैंने एक वेब सीरीज में काम करा है, अवरोध. वो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे है, सोनी लिव पे है वो. और एक फिल्म थी तिकमशदुलिया की, यारा, वो भी अभी रिलीज हुई है हाल ही कुछ दिन पहले. एबीपी न्यूज चैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ था. और अगर आप वो यूट्यूब पे देखेंगे, उसमें आप कुछ हेट कमेंट्स देखेंगे. उन लोगों ने ये लिखा है, हमें इस एक्टर का काम अवरोध में, यारा में पसंद आया, बट प्लीज बॉयकॉट मुस्लिम एक्टर्स. ये हकीकत में आपको बता रहा हूं मैं आपको ये बात, ये रियल कमेंट है. अभी आप यूट्यूब करेंगे, आपको वो कमेंट नजर आ जाएगा सामने. तो आपने जो बोला, ऐसा कौन सा मजहब है जो अलग वो मजहब से खतरे में आ जाता है? हम खतरे में कोई नहीं आता कोई मजहब. लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं
मैं जैसे बताया कि मेजोरिटी कम्युनिटी कम्युनल नहीं है बिल्कुल भी, वो सेक्युलर है, मगर as they say, a few rotten eggs spoil the entire basket, a few rotten apples spoil the entire basket as well. तो सिमिलरली कुछ एक रॉटन लोग हैं, हर जगह होते हैं, जैसे कि उन लोगों को नर्व्स में पकड़ना और समझाना बहुत जरूरी होता है। मेजर शाह, मैं आपकी दलीलों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन कई दफा ऐसा भी लगता है कि नहीं साहब, हर जगह गड़बड़ है। तो हर जगह गड़बड़ है ये तो पता है, पर उस गड़बड़ को एक तरफ से ठीक तो करना शुरू करना होगा ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है ना? आपने, बिल्कुल दुरुस्त। हर तरफ गड़बड़ है, हर तरफ नफरत है, हर तरफ अतार्किकता है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और सोशल मीडिया के बाद वो फिल्थ और आ गया है, बायस्ड है लोगों को पता ही नहीं ये चीज है। मतलब हम लोग अपने इलेक्शन टूर में ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं लोगों के, और बहुत पढ़े लिखे लोग, उनमें एक दूसरे के रिलीजन को लेके इतनी कंफ्यूजन है, इतने बायस्ड हैं। ये जो हम लोग को कई दफा लगता है ना कि सिर्फ अनपढ़ लोग या गरीब लोग, मुझे तो कई दफा लगता है कि गरीब अपनी रोजी रोटी में इतना खर्च हो रहा है कि वो पेट की चिंता कर ले, दीन की और देश की चिंता फिर उसके बाद सोचता है वो। सही बोला आपने सौरभ। you really pointed it out well. Like if you talk to cab drivers and all, इतना उनमें वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए इतने होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो, what religion, as long as it gets them their livelihood. But yes, मैंने जितना मगर lately I have seen, it is the educated, in fact I've started calling them educated illiterates. They have become more full of hatred, more venomous, more divisive, and each time now it's been more seen that you have to give more proof of you being nationalist and patriotic. That your allegiance as a Muslim is always questioned. नहीं, और वो तो कतई देखिए स्वीकार नहीं, मुझसे आज तक किसी ने, क्योंकि मेरा नाम सौरभ है और मैं जिस रिलीजन में पैदा हूँ वो हिंदू, मुझसे आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, है ना। तो जब आपने मुझसे नहीं किया तो आप किसी और से भी, हु आर यू टू क्वेश्चन, हु आर यू टू आस्क फॉर दी सर्टिफिकेट्स, वो एक अलग चीज है। और मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, किसी को हक नहीं है इस तरीके से विजिलेंटे बन के, हमें अपने देश को तालिबान नहीं बनाना है। ये हमारे पुरखे इसके लिए जिरह नहीं कर रहे थे, इसके लिए लाठियां नहीं खा रहे थे अशफाक और आजाद। आप लोगों ने काफी बातें बताई, जितनी बताई उससे ज्यादा बाकी है, लेट मी एडमिट दिस। So we will again get back to your organization, और probably next time से we'll keep it very topic specific, ताकि ऐसे गुस्से में इधर से उधर, और वो बहुत भरा हुआ है ना, तो हम लोग एक विषय पर बात करेंगे। एक दफा कभी एजुकेशन पे बात कर लेंगे, एक दफा कभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात कर लेंगे, एक दफा जो अलग अलग सरकारें नियम कानून लेकर आई उस पर बात कर लेंगे, एक दफा वो रिलीजियस सिंबल्स हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई की तरह जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर बात कर लेंगे, दाढ़ी तिलक टोपी की लड़ाई पर बात कर लेंगे, और एक दफा मैं चाहता हूं कि इंडियनाइजेशन और इस्लाम पर खूब बात हो। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में शेरवानी साहब, मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा अपने गांव में रहता था, तो हमारे घर का काफी बड़ा सा घर है, ठीक ठाक सा, तो एक दरवाजा जहाँ खुलता था तो वहां पे शकूर चच्चा का घर था। शकूर चच्चा हंडे बनाते थे, आतिशबाजी का काम करते थे, उनके लड़कों को हम लोग भाई साहब बोलते थे, और घर के गांव के हर बुजुर्ग को राम राम बोलते थे, तो उनको राम राम बोलते थे और वो रिप्लाई करते थे। ठीक, अब हमें कोई और मिले, अब हमारी एक आंटी है, बड़े प्यार से उनको कॉल करो तो अस्सलाम वालेकुम बोलती है, तो हम वालेकुम अस्सलाम बोल देते हैं, मतलब हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो वो वालेकुम अस्सलाम बोल देती है। अब मेरे राम राम बोलने से ना शकूर चच्चा का धर्म चला गया। शकूर चच्चा को मैं याद रखता हूँ क्योंकि वो मजेदार बुड्ढे थे, वो कुछ कुछ कहानियां सुनाते रहते थे, बातें करते रहते थे। अपनी उन आंटी को भी मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि वो दिलचस्प इंसान है, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करती है। तो आदमी तो ऐसे ही तय होगा ना। अब मैंने अस्सलाम वालेकुम बोल दिया या उन्होंने राम राम बोल दिया तो कोई कुछ खतरे में नहीं आया। इतनी बुनियादी चीज हमें ये नहीं समझ में आता, लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। और ये कौन है जो डरों का कारोबार कर रहे हैं दूसरी तरफ से। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। ये मेरे चचा ने मुझे बताया था कि उनके घर में एक मुलाजिम काम करते थे जिनका नाम था रामलाल। रामलाल उनके पास आए, उन्होंने बोला कि हमका बड़ा दिन के लिए छुट्टी चाहते।
तो उन्होंने कहा तुमको छुट्टी क्यों चाहिए रामलाल? बोले हम क्रिश्चियन हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो आपस में बात हुई, भाई ये रामलाल आया है, ये तो क्रिश्चियन हो गया है। तो बोले अच्छा ठीक है भाई रामलाल, आप 2 दिन छुट्टी कर लीजिए 24-25 दिसंबर। रामलाल चले गए, छुट्टी की। छुट्टी करने के बाद वो वापस आए। उसके बाद जनवरी आई, फरवरी आई, कुंभ मेला आया। तो रामलाल साहब आए और उन्होंने बोला कि हमका छुट्टी चाहिए। तो बोले छुट्टी क्यों चाहिए रामलाल? बोले हमका गंगा नहाने जाना है। तो बोले अबे रामलाल, अभी तो तुमने दिसंबर में बताया था तुम क्रिश्चियन हो गए। तो बोले क्रिश्चियन हो गई तो क्या हुआ, अब गंगा नहाना छोड़ दे बेका? क्रिश्चियन हो गए तो क्या हुआ, गंगा नहाना छोड़ दे बेका? तो ये है भारत। चलिए, आप चारों लोग इस पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर आप लोगों से और इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म से संस्था से जुड़े लोगों से बात होगी। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, पर हालांकि लल्लन टॉप में बहस डिबेट जैसी डिबेट की दुनिया आती थी, वैसी डिबेट नहीं होती, संवाद होता है, एक दूसरे के साथ सीखने की नियत से बातचीत हो। और आगे जब भी हम संवाद करेंगे तो आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश के मुस्लिम, जैसे मेरे देश के बाकी धर्मों को मानने वाले नागरिक हैं, उसी तरह से मेरे देश के मुस्लिम अपनी तरक्की करें। जब उनकी तरक्की होगी तो नागरिकों से देश बनता है। हम और आप भारत हैं, खुद ब खुद होगा। मेरी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को लेकर चिंताएं ही यही है। मेरे घर में जो सबसे बीमार है, पहला सेब उसको खाने को दिया जाएगा ना। घर में जो सबसे कमजोर है, आप उसको सबसे सहारा देते हो, प्रोटेक्ट करते हो। तो देश में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो शिक्षा के स्तर पर, रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर पिछड़े हुए हैं, उनको जब तक हम आगे लेके नहीं आएंगे तब तक देश आगे नहीं जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। तो इस सिलसिले में हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने हिस्से के सवाल भी पूछ लें, ताकि अगली दफा जब ये विद्वान लोग आए हमारी पंचायत में तो आपके हिस्से के सवाल मैं पूछ सकूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।